नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। तो देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल शो अब शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। तो पॉलिटिकल पावर सेंटर में तमाम खबरें आपके सामने रखेंगे और उमर सरकार में डिप्टी सीएम का भी नाम ऐलान उसका हो गया है, बताएंगे आपको। और कल हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह है। पूरी खबर विस्तार से आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। और मिलावट पर एक्शन उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी शुरू हो गया है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैसे पाकिस्तान और चीन को खरी खरी सुनाई है, पूरी खबर आगे जरूर देखिएगा। तमाम खबरें विस्तार से आपके सामने होंगी। आज की सबसे बड़ी खबर आई जम्मू कश्मीर से, जहां पर आज नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया। उमर अब्दुल्ला ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और पिछले 3 दशकों की अगर बात की जाए तो लगभग 3 दशक तक अब्दुल्ला परिवार का जम्मू कश्मीर में शासन रहा। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता यहां पर पहुंचे थे इस मौके पर, लेकिन जो बात खटक रही थी वो ये कि कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई। I, Umar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली सरकार ने शपथ ग्रहण ली। उमर अब्दुल्ला सीएम बने। बाकी 5 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। लेकिन खेल ये हो गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सरकार में शामिल ही नहीं हुई। शपथ ग्रहण से ठीक पहले की ये तस्वीर फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गले लग रहे हैं। एकजुटता का संदेश देने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समारोह में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक उमर अब्दुल्ला सरकार में कांग्रेस 2 मंत्री पद चाहती थी, लेकिन उमर कांग्रेस को केवल 1 मंत्री पद दे रहे थे। नतीजा ये हुआ कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देने का फैसला ले लिया। कांग्रेस जम्मू रीजन में सिर्फ 1 सीट जीत पाई, जबकि कश्मीर रीजन में 5 सीटें जीती। चुनाव प्रचार के दौरान कश्मीर में राहुल के प्रचार करने पर उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाए। I hope that after Rahul is done campaigning in 1 or 2 seats in Kashmir, he focuses in Jammu. What the Congress does in Jammu is important. And unfortunately, Congress hasn't done as much in the plains of Jammu as we would expect them to do. गठबंधन में गांठ पड़ती तो तभी दिख गई और अब बाहर से समर्थन देने का मतलब इंडिया गठबंधन पर संकट के बादल और गहरा गए। फिलहाल शपथ के बाद खड़गे गठबंधन के एजेंडे की बस बात कह गए। हमारे को बड़ी खुशी हो गई, हमारी अलायंस पार्टनर के नेता ने आज चीफ मिनिस्टर बना। बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ एस्टैब्लिश हुई है। कांग्रेस के सरकार में शामिल न होने पर बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। लोगों का तो शादी के बाद तलाक होता है, यहाँ तो मंगनी में ही तलाक हो गया। ये इशारा है कि मंगनी पर ही तलाक हो। सीएम पद की शपथ लेकर निकले उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के सरकार में शामिल होने के सवाल पर बचते नजर आए। फोकस क्या रहेगा सर? फोकस वो छोड़ दीजिए। Will Congress be part of this government? हाय केयरफुल। आपने एक सवाल कहा, मैंने एक जवाब दिया, अब छोड़ दीजिए प्लीज। बात अब जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। देखिए, आज दूसरी बार उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 370 हटने के बाद ये पहली चुनी हुई सरकार है। 30 साल तक अब्दुल्ला परिवार जो है वो शासन में रहा है और एक बार फिर से कमान अब्दुल्ला परिवार के पास है। आज जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो इंडिया गठबंधन के कई बड़े चेहरे भी वहां पर नजर आए, लेकिन कांग्रेस सरकार का हिस्सा नहीं है, सरकार में शामिल नहीं है, जिससे जश्न थोड़ा फीका नजर आया। मैं सुरेंद्र कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। उमर सरकार में सबसे चौंकाने वाला नाम रहा सुरेंद्र कुमार चौधरी। नौशेरा सीट से विधायक चुने गए सुरेंद्र चौधरी ने इस बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराया था। चुनाव में सबको हैरान करते हुए रविंद्र रैना को हराने वाले सुरेंद्र चौधरी को उमर अब्दुल्ला ने डिप्टी सीएम बनाया। जम्मू के लोगों के लिए बड़ी कहीं न कहीं एक खुशखबरी है, और खास के खिता पीर पहचान के लिए, क्योंकि ये उमर साहब का और फारूक साहब का हम एहसान खिता पीर का चले नहीं मुका सकते, क्योंकि जम्मू में फिर भी पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ये फर्स्ट टाइम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खिता पीर पंचाल को ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो 42 सीटें जीती उनमें सिर्फ 2 हिंदू विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के सभी हिंदू उम्मीदवार हार गए। उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि उनकी सरकार केवल घाटी की सरकार न जानी जाए और जम्मू रीजन में पार्टी का दबदबा बढ़े। लेकिन मैंने कहा था कि जम्मू को हम इस बात का एहसास होने नहीं देंगे कि उनकी आवाज़ इस हुकूमत में नहीं है। मैंने डिप्टी सीएम बनाया ताकि जम्मू को ये लगे कि ये उतनी ही उनकी हुकूमत है जितनी बाकियों की, और आगे भी यही कोशिश रहेगी।
शपथ ग्रहण समारोह से पहले तक किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। ये वही सुरेंद्र चौधरी हैं जो 10 साल पहले रविंद्र रैना के हाथों ही चुनाव हारे थे। 10 साल बाद हार का बदला भी लिया और डिप्टी सीएम की कुर्सी भी। 27 सितंबर को जम्मू के विजयपुर में एक चुनावी रैली के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौशेरा से उम्मीदवार सुरेंद्र चौधरी का हाथ पकड़ते हुए उमर अब्दुल्ला ने बड़ी भीड़ के सामने ये कहा था कि आज इस सुरेंद्र चौधरी को कोई नहीं जानता, लेकिन 8 अक्टूबर के नतीजों के बाद इसे सारे लोग जानेंगे और मीडिया इसकी तलाश करेगी। उमर अब्दुल्ला ने अपने कहे को सही ठहराया। ये तो जम्मू कश्मीर की बात हुई। जम्मू कश्मीर के साथ ही हरियाणा के भी चुनावी नतीजे आए थे। यहां भी सरकार गठन के लिए तमाम तरह की हलचल देखने को मिल रही है और खबर यह मिल रही है कल शपथ ग्रहण समारोह के लिए वक्त तय हो गया है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, शपथ ग्रहण समारोह कल है। कल दोपहर 12:30 बजे नायब सिंह सैनी एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। नायब सिंह सैनी के अलावा 12 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं, जिसमें अनिल विज से लेकर कृष्ण बेदी तक के नाम सामने आ रहे हैं। कृष्णलाल पवार का नाम, अरविंद शर्मा भी मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा कृष्ण मिड्डा, महिपाल ढांडा, ये तमाम नाम सामने आ रहे हैं जो मंत्री के तौर पर नजर आ सकते हैं। मूलचंद शर्मा से लेकर लक्ष्मण यादव का नाम भी इसमें शामिल हो सकता है। तो आज दरअसल विधायक दल की बैठक हुई और उसी में विधायक दल का औपचारिक तौर पर नायब सिंह सैनी को नेता चुन लिया गया, मतलब वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि इस बैठक में खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। एक प्रकार से 80 के दशक के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आता है। अगर आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही आता है। और इसी के साथ हरियाणा में सीएम पद का सस्पेंस खत्म हो गया। पंचकूला में पर्यवेक्षक के तौर पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने विधायक दल की बैठक में ऐलान कर दिया। इससे पहले विधायकों ने सैनी को अपना नेता चुन लिया। सैनी को सीएम बनाने का प्रस्ताव राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने रखा, जो कल तक खुद को दावेदार बताते थे। तो अगर पार्टी मेरे को मुख्यमंत्री का पद देगी, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। जहाँ भी पार्टी मुझे चौकीदार बना देगी, मैं वो भी पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। अनिल विज मेरा नाम। हरियाणा में विधायक दल का नेता चुनने के लिए अमित शाह के आने से चर्चाओं का बाजार गर्म था, लेकिन प्रस्ताव रखने के साथ नेताओं ने नायब सिंह सैनी को गले लगा लिया और हरियाणा के अगले सीएम के नाम पर मुहर लग गई। विश्वास दिलाता हूं आदरणीय अमित शाह जी को कि हमारी जो ये टीम है, इसमें कुछ लोग और भी हैं जो आजाद इंडिपेंडेंट जीत करके आए। तो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है आदरणीय अमित शाह जी, ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नायब सिंह सैनी को जलेबी खिलाई गई। इस चुनाव में जलेबी मुद्दा बना था। इसी साल मार्च में नायब सिंह सैनी को मनोहर लाल खट्टर की जगह सीएम बनाया गया था। 6 महीने के भीतर चुनाव हुए और सैनी न सिर्फ हरियाणा में बीजेपी को फिर से सत्ता में लेकर लौटे, बल्कि बड़ी जीत हासिल करके लौटे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नायब सैनी राजभवन पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। बात बिहार की कर लेते हैं, जहां पर प्रशांत किशोर की पहली अग्नि परीक्षा होने वाली है। 13 तारीख को उपचुनाव होने हैं और 4 में से एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान प्रशांत किशोर ने कर दिया है। एसके तरारी पूर्व उप सेना प्रमुख हैं जिनके नाम का ऐलान किया है। लेकिन सवाल अब यहां पर यह बना हुआ है कि क्या इन उपचुनावों में त्रिकोणीय मुकाबला दे पाएंगे प्रशांत किशोर? We have 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the elections this time. कल बिहार की भी 4 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और आज प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पहली लड़ाई में उतर गई। लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह आज तरारी विधानसभा को रिप्रेजेंट करना स्वीकार किया है। ये प्रशांत किशोर की पार्टी की पहली परीक्षा होगी। सभी 4 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। तरारी सीट से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को उतारा है, जबकि बाकी 3 सीटों के उम्मीदवार भी 2-3 दिन में तय हो जाएंगे। चारों सीट पर बिहार के बिल्कुल चुने हुए सबसे बेहतर काबिल लोग चुनाव लड़ेंगे। पहली बार बिहार की जनता ये देखेगी कि जो ये हम लोग विकल्प के अभाव की बात करते हैं कि राजनीति में अच्छा आदमी कहाँ है, कोई अच्छा उम्मीदवार कहाँ है,
बिहार की जनता को विकल्प दिखेगा, अच्छे लोग दिखेंगे, अपने बीच से चुने हुए ऐसे लोग दिखेंगे जो कि काबिल हैं, सही हैं और समाज को से कुछ लेने छीनने नहीं, समाज को कुछ देने के लिए वापस आए हैं, ऐसे लोगों का विकल्प दिखेगा। जनसुराज ने तरारी से जिन एसके सिंह को उम्मीदवार बनाया है उनके बारे में पार्टी ने पूरा परिचय जारी किया है। इसके मुताबिक एसके सिंह पूर्व उप सेना प्रमुख हैं। ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन मेघदूत में सियाचिन ब्रिगेड का नेतृत्व कर चुके हैं। कई सैन्य मेडलों से सम्मानित हैं। बिहार की 4 विधानसभा सीटों इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। और अब आपको दिखाते हैं कैसे एससीओ की बैठक के जरिए भारत ने पाकिस्तान और चीन पर करारा हमला किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उस मंच का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ चीन को नसीहत दी है बल्कि पाकिस्तान को भी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि दरअसल बातचीत नहीं चल सकती है तब तक जब तक कि हालात सामान्य ना हो और पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों से दूर ना हो जाए। आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद, ये 3 चुनौतियां इस पूरे रीजन की बात की एस जयशंकर ने। एससीओ की जो बैठक हुई उसमें उनका जो भाषण था उसका हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। आतंक के साथ व्यापार नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल भारत की तरफ से साफ कर दी गई है कि गोली और बोली साथ साथ नहीं, आतंक के साथ व्यापार नहीं, क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करें। यह नसीहत एक तरीके से चीन के लिए थी क्योंकि आपको पता है चीन की विस्तारवादी नीति है। दुनिया कोरोना और युद्ध से प्रभावित हुई, इस बारे में भी लोगों का ध्यान खींचा एस जयशंकर ने। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दुनिया के विकास पर इसका असर पड़ा है। जलवायु परिवर्तन से लेकर सप्लाई चेन तक कई तरह की मुश्किलातें हैं, उनका भी जिक्र करते हुए अपने संबोधन में एस जयशंकर नजर आए। इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के 2 बड़े नेता जब मिले तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान गर्मजोशी से हाथ मिलाया। लेकिन बात जब सीमा पार आतंकवाद और अलगाववाद की आई तो जयशंकर ने बैठक में पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे जमकर धो डाला। जो कि मंडला रहा है, फिर जिस तरह की चार्टर में ये भी साफ था कि बड़ी चुनौतियां क्या हैं। पहला आतंकवाद, दूसरा अलगाववाद, तीसरा उग्रवाद। इन 3 चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एससीओ प्रतिबद्ध था। विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन को भी एससीओ शिखर सम्मेलन में घेरा। उन्होंने साफ साफ कहा, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए। इसे मजबूत साझेदारी पर बनाया जाना चाहिए, किसी एक तरफा एजेंडे पर नहीं। सहयोग, आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। इसे क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए। इसे एक तरफा एजेंडे पर नहीं बल्कि वास्तविक भागीदारी पर बनाया जाना चाहिए। एससीओ शिखर सम्मेलन की दिलचस्प बात यह रही कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे पर सीधे सीधे हमला करने से परहेज किया। लेकिन जयशंकर ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सवाल उठाकर ये साफ कर दिया कि भारत इस मामले में किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खाने पीने में गंदगी मिलाने वालों के खिलाफ सख्त है और अब अध्यादेश लाने जा रही है। दरअसल हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई थी जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। कहीं पर जूस में गंदगी मिलाई जा रही थी, कहीं रोटी पर थूका जा रहा था, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लेने की बात योगी सरकार की तरफ से की गई। आपको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक तस्वीर भी दिखाते हैं जिसके बाद अब इसे लेकर चर्चा और ज्यादा हो रही है कि किस तरीके से एक घर में काम करने वाली सहायिका, जिसका ये वीडियो सामने आया है, वायरल वीडियो में मेड बर्तनों में पेशाब मिला रही है। परिवार को पहले इस बात का शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने इस रसोई में कैमरा लगाया और फिर इस पूरी घटना को कैद किया जा सका। परिवार के लोगों का ये भी आरोप है कि गंदगी मिलाने की वजह से पूरे परिवार की तबीयत भी बिगड़ गई है। और ऐसी एक घटना नहीं, कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद अब योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई, लेकिन अब ये जिस तरीके से खाने में गंदगी मिलाई जा रही है, इसे लेकर उत्तराखंड सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। आपको रिपोर्ट दिखा दूं। उत्तर प्रदेश में खाने पीने की चीजों में थूकने या गंदगी मिलाने की घटना के बाद योगी सरकार सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। वहीं उत्तराखंड के मसूरी में चाय में थूकने का वीडियो वायरल होने के बाद अब पुष्कर सिंह धामी सरकार भी एक्शन के मूड में है। सीएम धामी ने साफ साफ कह दिया, देवभूमि में धर्मांतरण, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोग बहुत श्रद्धा और
आस्था के साथ पूरे देवभूमि को देखते हैं, यहाँ के लोगों को देखते हैं, तो यहाँ पर लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, वो देवभूमि के लिए बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं। ठोस तरीके से लोगों को कहेंगे, अपने प्रशासन के लोगों को, कि इसकी जांच और सघन तरीके से करें। दूसरी ओर उत्तराखंड डीजीपी ने राज्य के सभी एसपी को एक लेटर जारी किया, जिसमें कड़ी कार्रवाई की बात कही गई। हम आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में खाने पीने की चीजों में थूक या गंदगी मिलाने की घटनाओं पर डीजीपी ने क्या गाइडलाइन जारी की है। होटल या ढाबे पर काम करने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। होटल या ढाबे की रसोई घर में सीसीटीवी कैमरा लगाएं। खाद्य विभाग के सहयोग से चेकिंग अभियान चलाई जाए। संदिग्ध या अवैध गतिविधियां पाए जाने पर केस दर्ज हो। धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने पर 196A(b) या 299 के अंतर्गत कार्रवाई हो। नगर निगम के सहयोग से जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। दरअसल देहरादून जिले के मसूरी में चाय के बर्तन में थूकने का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक आरोपी चाय बनाने के बर्तन में थूकते हुए रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद वहां काम करने वाले खास समुदाय के 2 युवक फरार हो गए, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। मसूरी में देखा होगा, वहाँ चाय में कोई थूक रहा है, कोई पेशाब कर रहा है, भाई ये कब तक इनको बर्दाश्त किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों पर तुरंत कार्रवाई हो और इनके लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए ताकि दोबारा ऐसा न कर सके। जाहिर है उत्तराखंड सरकार खाने पीने की चीजों में थूक मिलाने की घटनाओं के सामने आने के बाद आरोपियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।